हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केव ट्यूटोरियल। और आज मैं लाया हूँ जी एक न्यू वीडियो जिसका नाम है जी टाइप्स ऑफ बैलेंस शीट। कईयों को लग रहा होगा बैलेंस शीट की भी कोई टाइप्स होती है, तो आंसर इज यस। बैलेंस शीट की भी टाइप्स होती है जी, बहुत तरीके की बैलेंस शीट होती है। तो आज हमने यही देखने कहाँ कहाँ पे इसकी जरूरत होती है और कैसे कैसे होती है। अगर मैं बैलेंस शीट टाइप्स की भी बात करूँ तो बहुत तरीके की बैलेंस शीट होती है। एक होती है ऑडिटेड बैलेंस शीट, आपने शायद सुन भी रखा हो। बैलेंस शीट को हम शॉर्ट में BOB कैसे लिखते हैं, अनऑडिटेड बैलेंस शीट। और आप सरप्राइज हो गए, मंथली बैलेंस शीट, ये तो हम बनाते भी है। मंथली बैलेंस शीट होती है ना। क्वार्टरली बैलेंस शीट होती है। हो सकता है आप में से कईयों ने ये नाम सुन रखे हो, कईयों ने ना सुन रखे हो। और बताओ, ईयरली बैलेंस शीट होती है, बल्कि ईयरली से भी पहले हाफ ईयरली बैलेंस शीट। हाफ ईयरली उसके बाद जाके जी ईयरली बैलेंस शीट होती है। ठीक है जी। ये देखिए कितने सारे टाइप्स का मैंने यहाँ पे लिख ही दिया आपके सामने कि एक ऑडिटेड होगी, अनऑडिटेड होगी, मंथली होगी, क्वार्टरली होगी, हाफ ईयरली होगी, ईयरली होगी। अभी तो और भी बहुत होती है जो मैंने लिखी नहीं आपके सामने। और भी कहने का मतलब दो और लगा लेते हैं। स्टैंड अलोन बैलेंस शीट होती है। होती सब बनती ऐसी है, ये नहीं कुछ अलग तरीके से बनती है। स्टैंड अलोन बैलेंस शीट हो गई। एक और होती है कंसोलिडेटेड, कईयों ने पढ़ रखी है होल्डिंग के अंदर। कंसोलिडेटेड या ब्रांच के अंदर आपने देखी होगी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स है जो मैंने आपके सामने रखी है। टर्म समझ लो तो ये इतनी टाइप की बैलेंस शीटें बनती है। ठीक है। कईयों ने देख रखी होगी, कईयों ने नहीं देख रखी होगी। नहीं देखी तो ये लिए मैं आपके सामने एक लाइव दिखा देता हूँ। ये मैं आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ। चलिए, मनी कंट्रोल। ठीक है, ये मैंने आपके सामने सर्च किया जी मनी कंट्रोल। ये मैंने आपके सामने मनी कंट्रोल पेज ओपन हो गया जी। लेट्स से हम यहाँ से कोई कंपनी ले लेते हैं। कंपनी का नाम ले लेते हैं। लेट्स से चलो इन्फोसिस को देख लेते हैं। ठीक है, इन्फोसिस। ये मैंने आपके सामने इन्फोसिस कंपनी खोल लिया जी। ये पेज खुल गया जी इन्फोसिस का। ठीक है, ये देखो जी, इसका शेयर प्राइस आ रहा है जी आज का 1741 रुपये। 2.55 से राइज हुआ है। क्या होता है कभी देखेंगे इसको भी, कैसे स्टडी करते हैं। कंपनी के की पॉइंट देखो जी। स्वोट एनालिसिस स्ट्रेंथ 9 है, वीकनेस 1 अपॉर्चुनिटी, तो अच्छी कंपनी मानी जाती है। तो चलिए आगे इसके फाइनेंशियल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं नीचे इसके चार्ट वगैरह का इंडिकेटर दे रखा है आपको, है ना। ये नीचे अगर हम जाए तो कुछ इंफॉर्मेशन है काफ़ी सारी आपको गिवन है नीचे। तो हमें तो चाहिए जी कंपनी के फाइनेंशियल्स। वो कहाँ पे है जी, ये रहे। ये देखिए, ये लिखे जी कंपनी के फाइनेंशियल्स। हम रेशो भी स्टडीज करेंगे बाद में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ये कुछ फाइनेंशियल्स आ गए। तो ये देखिए ओवरव्यू आ गया। देखा जी, मैंने आपके सामने कंसोलिडेटेड बता रखा है, स्टैंड अलोन बता रखा है ना। अगर हम बैलेंस शीट में पर्टिकुलर जाए तो ये देखिए बैलेंस शीट आ गई जी। बहुत सारी बैलेंस शीटें आई हैं हमारे मार्च की। प्रीवियस सारी बैलेंस शीटें आ गई है कंपनी की। ये देखिए क्या लिखा है जी, क्वार्टरली रिजल्ट मीन्स क्वार्टरली बैलेंस शीट। ठीक है, ये इसके क्वार्टरली खुल गए, है ना। ये क्वार्टरली आ गया। और देखो नीचे ईयरली, हाफ ईयरली रिजल्ट आ गए। देखो हाफ ईयरली आ गए, मतलब हाफ ईयरली बैलेंस शीट। ये 9th मंथ रिजल्ट, ये 9 मंथ की बैलेंस शीट आ गई, है ना। ये ईयरली तो मैं बोल ही रहा हूँ, ये ईयरली आ गई। तो आपके सामने सारी बैलेंस शीटें खुल गई। ये देखो, ये आपके सामने बहुत सारी बैलेंस शीट। इसकी अगर मैं नीचे करूँ तो जैसे आपके सामने खोल दी। ठीक है ना। इसकी एनुअल रिपोर्ट तो पूरे साल की इकट्ठी होती है जो एनुअली होती है। देखिए ऊपर लिखा भी है, देखिए क्वार्टरली रिजल्ट या हाफ ईयरली रिजल्ट या रिजल्ट। ये नहीं है तो ये देखिए क्वार्टरली रिजल्ट, हाफ ईयरली रिजल्ट, 9 मंथ रिजल्ट, ईयरली रिजल्ट। देख रहे हैं, ये सारे फाइनेंशियल्स के अंदर लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब कंपनी के अंदर बहुत तरीके की बैलेंस शीटें होती है। ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है आपको, साफ साफ लिखा है क्वार्टरली। ठीक है जी। और देखना तो ये देखो हमने हाफ ईयरली भी यहाँ पे खोली थी। अगर हम यहाँ पे नीचे जाए, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है जी,
सितंबर, मार्च, इसके 20, 19 के सारे नीचे आपको देखो P&L दे रखा है, नेट सेल कितनी थी, अदर ऑपरेटिंग इनकम, परचेजेस, सारे ये हम कभी स्टडी करेंगे डिटेल में, मैं आपको बताऊंगा ये बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो ये लिखा है जी स्टैंड अलोन, ये लिखा है जी कंसोलिडेटेड। ठीक है, स्टैंड अलोन लिखा है, कंसोलिडेटेड। अब स्टैंड अलोन कंसोलिडेट क्या होता है? स्टैंड अलोन होती है अकेली बैलेंस शीट, सिंगल सिंगल पीरियड की बैलेंस शीट, मतलब सिंगल कंपनी। कंसोलिडेटेड होती है अगर एक कंपनी है, लेट्स से एक कंपनी है ए, है ना, ए कंपनी है, इसकी 3 ब्रांचेस है जी, बी, सी, डी। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी सबकी इकट्ठी बैलेंस शीट जो बनेगी, इसको कहा जाता है कंसोलिडेटेड, सबको मिलती है। एक कंपनी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे एसबीआई बैंक है। अब एस बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारा, अब इसकी क्या एक ही ब्रांच है? इसकी ब्रांच इंडिया में। अब इंडिया में भी पर्टिकुलर बताओ कितने सारे हैं, है ना? अब देखो दिल्ली में होगा, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, तमिलनाडु हो गया, चेन्नई हो गया, है ना, मुंबई हो गया, और भी एक्सेट्रा कितनी जगह पे ब्रांचेज है। बल्कि इसकी तो ओवरऑल है, इंडिया में भी है और अदर कंट्रीज में भी है, आउटसाइड इंडिया भी है इसकी ब्रांच, तो है ना। तो जब ये कंसोलिडेट करती होगी तो उसको कहा जाता है जी कंसोलिडेट। जब ये मर्ज हो जाती है सारी इकट्ठी मिलके बनती है, जब ये इकट्ठी सारी मिला के बैलेंस शीट बनाएंगे, उसको कहा जाता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। और जब हमें सिंगल सिंगल देखना है, सिंपल सिर्फ जैसे इस एग्जांपल के अंदर अगर मैं सिंपल आपको कहूँ कि बताओ सिर्फ ए की बैलेंस शीट बताओ, सिर्फ ए की, जब ए की बनाओगे तो वो क्या होगी? स्टैंड अलोन, सिर्फ अकेले इसकी, है ना। सिर्फ बी की बनाओगे तो वो बी की स्टैंड अलोन, सी की बनाओगे तो सी की, डी की होगी तो डी की। जब मिलकर इकट्ठे बनाओगे तो वो क्या कहलाएगी? कंसोलिडेटेड। ठीक है, सिर्फ दिल्ली वाली की बनाओगे तो वो क्या कहलाएगी? स्टैंड अलोन। और जब दिल्ली प्लस पंजाब प्लस तमिलनाडु, चेन्नई, मुंबई सब मिलाओगे, जो और भी कंट्रीज मिलाओगे, सबको मिला के क्या बोला जाएगा जी? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो आपको कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन क्या होता है, और ये भी मैंने आपको दिखा दिया, देखो कितनी तरीके की बैलेंस शीट है। जितने तरीके की बैलेंस शीट है उतनी तरीके के आपके P&L भी है, P&L भी तो उतने तरीके के होंगे और उतने ही होंगे, है ना। तो यही हम समझने हैं कि इतने तरीके की बैलेंस शीट क्या है और क्या चाहिए होती है। अगर मैं आपको मेन लॉजिक बताऊं कि ये चाहिए क्यों होती है, तो मेन सीधा सीधा एक ही मेन जो बड़ा पर्पज होता है वो होता है जी लोन, लोन लेना। और जो छोटी कंपनीज होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है छोटी छोटी, उनका भी मेन पर्पज वैसे लोन लेना ही होता है। ये कंपनी जो बड़ी कंपनीज होती है बिग, ये इनका पर्पज लोन होता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात क्या होता है, एक तो लोन पर्पज हो गया, प्लस जो बड़ी कंपनीज होती है ना, उनको साथ में क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस करने होते हैं अपने। क्वार्टरली आपकी कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है वो दिखाना होता है, तो क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस करने होते हैं, है ना। तो उसके लिए भी बड़ी कंपनीज को ये बनानी जरूरी होती है क्वार्टरली। जो छोटी कंपनीज होती है वो ऑर्गेनाइजेशन वो लोन के लिए बनाती है ना, लोन के लिए बनाती है, या इनको ओडी की फैसिलिटी लेनी होती है, या कैश क्रेडिट की फैसिलिटी लेनी होती है। क्या होता है हम बाद में समझेंगे, अलग से मैं लेक्चर बना दूंगा। तो इन पर्पज के लिए इनको चाहिए होती है, जो क्वार्टरली रिजल्ट करना होता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं इनके, उनको दिखानी होती है, प्रेजेंट करनी होती है, जिससे इनके शेयर्स के प्राइस जो होते हैं अप डाउन होते हैं, इसके लिए भी इनको चाहिए होते हैं। ठीक है जी, जैसे आपने देख लिया था यहाँ पे कंपनी के शेयर प्राइस देखो, ये मैटर क्या करते हैं, इसी पे मैटर करते हैं, है ना। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, हम एक ये देखिए, आपके सामने आ गए ये निकल के, जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया तो मेरे सामने आ गया जी ये देखो, इन्फोसिस अनाउंस रिजल्ट फॉर द थर्ड क्वार्टर, मतलब दिसंबर 21 का बुधवार को अनाउंस करेगी 12/22। ठीक है, देखो आपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस कर ली। ऐसे कंपनी हाफ ईयरली भी करती है, ये तो लिखा है इनका जो क्वार्टरली रिजल्ट, ठीक है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हर कंपनियां करती है, बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है इनको दिखाना होता है, इसलिए भी ये बनाते हैं। ठीक है? तो ये कुछ नॉलेज थी जो मैंने आपको दी है। हम तो यहाँ पे ओडी और सीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि ओडी और सीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बैंक में लोन लेने जाते हैं या इसकी लिमिट बढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ पे जो हम बैलेंस शीटें बनाते हैं, जो हमें चाहिए होती है, वो कैसे बनाते हैं, पर्पज यही है, लोन भी मैंने बता दिया। अब बनती कैसे है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तो मैं उसको थ्योरी आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअली में ये होता क्या है, क्योंकि हमें जब इसकी डीप नॉलेज थ्योरी पता होगी तभी तो हम वो बना पाएंगे बैलेंस शीटें। ठीक है ना? अब से आपको क्या होता है, मोस्ट जो सीए फर्म वाले होते हैं उनको वहाँ पे बनाई जाती है, उनको पता है उनके क्लाइंट हमेशा इनसे मांगते रहते हैं कि हमें ये बैलेंस शीटें दे दो, क्योंकि हमें लोन लेने जाना है या ओडी की लिमिट इंक्रीज करवानी है या सीसी की लिमिट इंक्रीज करनी है, इसके लिए वो बैंक उससे मांगता है। तो जब बैंक मांगता है तो ये सीए फर्म वाले जो यहाँ पे आर्टिकल्स होते होंगे हो गए, तो आपके आर्टिकल इंटर्नशिप सब यहाँ पे बनाते भी होंगे, तो उनको पहले से आती भी होगी, तो हम उसकी बस नॉलेज को और ग्रो कर रहे हैं।
ये कैसे बनती है, जिसको नहीं आती वो भी लर्न कर सके कि कैसे बनती है। तो हम सबको सिखा रहे हैं कि ये बनती कैसे है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि यहाँ पे हम पढ़ने क्या वाले और क्या चीज़ है ये। चलिए हम यहाँ पे आ गए। तो मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ दिखा दिया। कितने तरीके आपने देख ली, यहाँ पे हर तरीके की बैलेंस शीट आपको देखने को मिल गई है कि हाँ रियलिटी में ऐसी बैलेंस शीटें होती है। मैंने कंसोलिडेटेड आपको दिखा दिया जी, ठीक है। मैंने आपको ये भी दिखा दिया, हमने कंसोलिडेटेड देख ली। तो मैंने आपको हर तरह की बेनिफिट दिखा दिया जी। देखिए कंसोलिडेटेड देख ली, स्टैंड अलोन देख ली, यहाँ पे ऑडिटेड और अनऑडिटेड लिखी थी, मैं दिखी नहीं, वहाँ पे मैं दिखाता तो आपको वो भी दिख जाती। ठीक है जी। ऐसे मंथली भी दिखाई है, क्वार्टरली भी दिखाई है, ईयरली, हाफ ईयरली, 9 मंथ भी है। ठीक है। कईयों ने अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर मैं बात करूँ तो कईयों को पता भी होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है वो ये बोलता भी है इंटायर स्टैंडर्ड 25/India 34 जो आपका है, वो इसको बोलता भी है आपको इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। इसलिए भी ये बनाई जाती है इंटरनल फाइनेंशियल, बड़ी बड़ी कंपनी इसलिए भी बनाती है इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वजह से। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी अप्लाई होते हैं इनके ऊपर। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताइए, वैसे हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं। तो आइए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके साथ, उसके थ्रू हम समझते हैं हमें यहाँ पे करना है। लेट से मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट से आज समझ लो आज एक डेट है अक्टूबर 2020, ये डेट है, ये मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ये लीजिए, ये आपका हो गया जी Jan 21, February 21। ठीक है जी, ये मैंने आपके सामने पूरा रख दिया। यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा क्या है, ये आपको दिख रहा होगा। ये तो पूरा का पूरा आपका 21 के अंदर ही काउंट होगा, अगर मैं अकाउंटिंग की भाषा से बोलूँ। और यहाँ से जो शुरू होगा वो हमारा किस में काउंट होगा जी, 22 के अंदर। यहाँ पे किसके अंदर काउंट होता है जी, 2022 फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च। और हम खड़े हैं जी 15 अक्टूबर 21 को। ठीक है। इस मीन्स कि हम खड़े हैं इस डेट पे, अक्टूबर के। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, हम इस डेट को 15 अक्टूबर को, ये जो डेट से 15 अक्टूबर, यहाँ पे मैं बैंक के पास जाता हूँ लोन लेने के लिए। ठीक है। मैं बैंक के पास गया तो लोन लेने, बैंक ने क्या कहा, बैंक ने मेरे से डिमांड कर ली, जाओ अपने घर से बैलेंस शीट लेके आओ। बैंक मेरे से क्या चाहता है जी, कह रहा है बैलेंस शीट लेके आओ। अब वो बैलेंस शीट कब की मांग सकता है आपसे, वो आपसे कहेगा बैलेंस शीट लेके आओ कब कब की, लास्ट ईयर। वो आपसे कह सकता है नेक्स्ट 5 ईयर्स की बैलेंस शीट लेके आओ, और करंट ईयर जो आपका चल रहा है उसकी भी लेके आओ। तो अब ये तीनों बैलेंस शीटों को कहते क्या और बनेगी कैसे, बनती कैसे, ये मैंने आपको बोला, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे ये बनती कैसे है। ठीक है। अभी तो हम इसकी बात करेंगे इनको बोलते क्या क्या है। ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे तीन तरीके की, एक तो है जी अप्रैल मई, अप्रैल 21, मई 21, जून 21, जुलाई 21, अगस्त 21 एंड September 21। ये जो पीरियड मैंने आपके सामने लिखे हैं, आपको पता है ये जितनी पीरियड लगी ये तो कंप्लीटेड है, क्या इनकी बैलेंस शीटें बन नहीं गई होंगी। अगर आप 15 अक्टूबर 21 की डेट पे खड़े हो, आप यहाँ पे डेट्स मीन कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो ये सारी बैलेंस शीटें तो कंप्लीटेड होंगी, ये तो बन चुकी होंगी, है ना। ये बैलेंस शीटें तो बन चुकी होंगी। तो इसका मतलब क्या है, ये बन चुकी है, ये बैलेंस शीटें तो बन चुकी होंगी। ऑब्वियस है, हम डेट पे तो ये बन चुकी होंगी सितंबर तक की। तो क्या इसके बेसिस पे, इन अप्रैल से लेकर अप्रैल टू सितंबर के बेसिस पे, क्या हम अक्टूबर मंथ की बैलेंस शीट बना सकते हैं। या तो 15 अक्टूबर, अभी 15 अक्टूबर पे हैं हम, 15 अक्टूबर के ऊपर हम खड़े होके कब की बैलेंस शीट बना रहे हैं, 30
अक्टूबर तक, सॉरी 31 अक्टूबर तक की हम बैलेंस शीट बना रहे थे। कब की बना रहे थे बैलेंस शीट? 31 अक्टूबर 21। अब इस 31, अब बताओ 15 पे खड़े हैं, 16 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक क्या क्या होगा वो तो हमें पता ही नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे अंदाज? यहाँ पे आप क्या लगाओगे? प्रोविजंस। यहाँ पे हम प्रोविजंस लगाएंगे कि ये चीजें हो सकती है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे जी? प्रोविजंस की ये चीजें हो सकती है। एक्चुअल में क्या होगा हमें नहीं पता, हम तो यहाँ पे अंदाजा लगाएंगे ये चीजें हो सकती है। तो ये किसके बेसिस पे लगाएंगे? लगाएंगे हम ये जो बैलेंस शीट बन चुकी है ना, इसके बेसिस पे। ये जो आपके पास पास्ट डाटा पड़ा, पास्ट डाटा, इसके बेसिस पे आप क्या लगाओगे? अंदाजा। तो इसको, इस टाइप की जो बैलेंस शीट होती है ना, जो पास्ट डाटा के बेसिस पे बनती है, ये जो बैलेंस शीट है, जो पास्ट डाटा से यूज करके बनती है बैलेंस शीट, उसको कहा जाता है प्रोविजनल बैलेंस शीट। ये कौन सी बैलेंस शीट होती है? प्रोविजनल बैलेंस शीट, जो हमने अप्रैल से सितंबर के डाटा को यूज करके बनाया था जी 31 अक्टूबर के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हमने 31 अक्टूबर 21 की जो बैलेंस शीट बनाई, इसके लिए हमने पास्ट डाटा यूज किया। कौन सा वाला? अप्रैल टू सितंबर वाला। ठीक है, इस तरीके की बैलेंस शीट को कहा जाता है प्रोविजनल बैलेंस शीट।